हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन 1 आवर। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सीखने के लिए सबसे पहले हमें 3 क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, उनके आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इट इज डन। ऑल 3 क्वेश्चंस वंस वी आंसर विल अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। एक एक करके वन बाय वन विल सी इन ब्रीफ व्हाट ऑल 3 क्वेश्चंस मीन्स। पहला, अकाउंटिंग को अगर सिंपल भाषा में समझे हम लोग तो इसको बोलेंगे आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। दैट मीन्स व्हाट, अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने की कला को अकाउंटिंग बोलते हैं। थोड़ा आगे डिटेल में हम इसको समझेंगे कि इसको आर्ट क्यों बोला गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं बिजनेस के, उनके सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। अब ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनको भी हम स्टडी करेंगे। हाउ इट इज डन, इट इज डन थ्रू ए सिस्टम। सिस्टम मीन्स रूल्स। सो दिखने में यहां लगेगा कि आर्ट और सिस्टम में कॉन्ट्राडिक्शन है। जब ये सिस्टम के थ्रू की जाती है तो आर्ट कहां से है। तो अकाउंटिंग की जो खास बात यह है कि इसके अंदर दोनों चीजें यूज होती हैं। इसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशन यूज होते हैं और कुछ जजमेंट्स होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो हम इन दोनों को समझेंगे आने वाली स्लाइड्स में। अगर एक लाइन में हम आंसर देना चाहें, बड़ा सिंपल सा है। अकाउंटिंग को अगर कोई समझे और समझाने की कोशिश करे तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस थ्रू अ सिस्टम टू मीट सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो डिटेल में वन बाय वन इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अभी तक इस डेफिनेशन में थी। अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट का मतलब मल्टीपल ऑप्शंस टू डू सर्टेन थिंग्स। रिकॉर्डिंग का मतलब हो गया स्टोरेज, वी स्टोर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस का मतलब हो गया प्लेस ऑफ एक्टिविटी वेयर ट्रांजेक्शंस आर एक्सचेंज। और हमने बात की थी मनी में डिफाइन होनी चाहिए सारी ट्रांजेक्शंस। जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर हो वो सारी सारी मॉनेटरी होनी चाहिए। सिस्टम इज ए सेट ऑफ रूल्स जिसको हम बोलेंगे मेथड ऑफ स्टोरेज। और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं हमारे, वो स्टेक होल्डर्स डिसाइड करते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस को समझेंगे। बिजनेस का मतलब एक बिजनेस होता है, कि उसका ओनर होता है, एक बिजनेस का नाम होता है, 3 चीजें हैं। एग्जाम्पल मान के चलते हैं शिव कुमार सिंघल ओनर ऑफ द बिजनेस है। उनका जो बिजनेस है वो है टीचिंग, और उन्होंने इस बिजनेस को करने के लिए एक लीगल एंटिटी क्रिएट की जिसका नाम है देवालय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो अकाउंटिंग की जाती है वो बिजनेस की नेम की जाती है। वो नेम का लीगल टाइटल हो सकता है, रजिस्टर्ड होती है देवालय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक्ट में। तो हम इसको बोलेंगे, जब व्हेन वी डू अकाउंटिंग नॉट फॉर द ओनर्स, नॉट फॉर द बिजनेस, इनफैक्ट फॉर द नेम ऑफ द बिजनेस। तो यहां अकाउंटिंग किसकी होने वाली है, देवालय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस देवालय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अपने बिजनेस को करते वक्त करेगी, वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड इट्स लीगल टाइटल। तो अकाउंटिंग जब हम कर रहे हैं तो काफी लोग बोलते हैं बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। ऑब्वियसली बिजनेस की करते हैं, पर बिजनेस का एक नेम होता है। अगर प्रिसाइसली बात करें तो बिजनेस के नेम की हम अकाउंटिंग करते हैं। यहां पर देवालय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड इज द नेम ऑफ द बिजनेस। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब जो बिजनेस की कैटेगरीज हैं, जैसे हमने बात की कि देवालय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसी तरह से बिजनेस के अलग अलग लीगल टाइटल्स हो सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप जहां पर एक सिंगल ओनर होता है, पार्टनरशिप जहां पर मोर देन 1 होते हैं, 2 एंड 2 से ज्यादा लोग होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके अंदर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल सेटअप्स हैं जिनके अंदर बिजनेसेस किए जाते हैं।
Societies, trusts, cooperative societies, these are different names generally commonly used where businesses are done. Let's move on. Stakeholders की हम बात कर रहे थे, कौन कौन से stakeholders होते हैं बिजनेस के अंदर. गवर्नमेंट इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेसेस रूल्स रेगुलेशंस के साथ हों और गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलें. ओनर ऑफ द बिजनेस इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर. एम्प्लॉयज ऑल्सो अनदर स्टेक होल्डर, क्योंकि एम्प्लॉयज को टाइम से सैलरी चाहिए होती है. लोन प्रोवाइडर को इंटरेस्ट होता है कि वो उनका पैसा जो लगाया हुआ है वो सेफ हो. कस्टमर्स अच्छी क्वालिटी सही रीजनेबल प्राइस पर चाहते हैं. और वेंडर्स जो होते हैं जो माल सप्लाई करते हैं वो चाहते हैं कि उन लोगों की पेमेंट्स वगैरह ठीक से टाइम से उनको मिल जाएं. तो जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं जिनका इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, वो सब चाहते हैं कि वो सही सलामत रहे उनका इंटरेस्ट और बिजनेस अच्छा करे. तो दे क्लोजली वॉच बिजनेस, दे क्लोजली वॉच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस. इसलिए अकाउंटिंग में सबका इंटरेस्ट होता है क्योंकि सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं. लेट्स मूव अहेड. अब हम बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये बिजनेस और अकाउंटिंग को समझने का. 4 कैटेगरीज के अंदर हमने ट्रांजैक्शंस को डिफाइन किया गया है. अब ये जो 4 कैटेगरीज हैं ये हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस एंड इनकम. हम समझने की कोशिश करते हैं. कोई भी बिजनेस हो, कितनी भी ट्रांजैक्शंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी की सारी इन 4 कैटेगरीज में फॉल होती हैं. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. सबसे पहले हम एसेट और एक्सपेंस को समझने की कोशिश करते हैं. बड़ा थिन लाइन है दोनों के बीच में. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी एक ही जैसा है. इसी तरह से लायबिलिटीज और इनकम के बीच में बड़ी थिन लाइन है. इन लोगों का भी ट्रीटमेंट करीब करीब एक जैसा है. तो ये 2 सेगमेंट्स हैं जिनको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, एसेट और एक्सपेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस फर्नीचर खरीदता है तो एसेट होती है, और अगर ये सैलरी देता है तो एक्सपेंस होता है. अब इसमें क्या अंतर हो गया? सैलरी और फर्नीचर में क्या डिफरेंस हो गया? फर्नीचर मोर देन 1 ईयर तक यूज होगा, बिजनेस को फायदा करेगा, इट हैज बिकम एसेट. जो चीज बिजनेस को मोर देन 1 ईयर तक फायदा करे, इन जनरल आई एम टॉकिंग, उसको हम एसेट बोलते हैं. कोई ऐसा खर्चा किया गया है जो विद इन 1 ईयर ही कंज्यूम होने वाला है. सैलरी नॉर्मली 1 मंथ की दी जाती है, एक पर्टिकुलर मंथ के लिए दी जाती है, तो उसी मंथ में कंज्यूम होती है, वो एक्सपेंस होता है. अकाउंटिंग जब भी होती है वो अकाउंटिंग पीरियड से डिफाइंड होती है. मतलब हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं. 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में अगर कुछ ऐसे एक्सपेंस हुए हैं जो उसी ईयर में कंज्यूम होने वाले हैं, उनको हम एक्सपेंस बोलते हैं. अगर वो जो हमारे पास एक्सपेंस हुए हैं पर उनका बेनिफिट कई सालों तक मिलने वाला है, मोर देन 1 ईयर, तो हम उनको एसेट बोलते हैं. नाउ, इनकम और लायबिलिटीज में क्या रिलेशन है? लायबिलिटीज, ओनर जो भी पैसा बिजनेस को देता है, बिजनेस को कभी ना कभी वापस देना पड़ता है. बिजनेस के अंदर कभी भी लोन्स आते हैं, पैसा लोग उधार देते हैं कंपनी को, वो भी लायबिलिटीज में आते हैं. कई सारे लोग सामान, गुड्स बिजनेसेस को उधार देते हैं, उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, वो भी लायबिलिटीज के अंदर आते हैं. जितना भी पैसा बिजनेस को देना है किसी को भी, वो सारा लायबिलिटीज में आता है. इसी तरह से इनकम. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकम बिजनेस के लिए क्या होती है. क्योंकि ओनर बिजनेस को शुरू करता है, इसलिए प्रॉफिट के ऊपर ओनर का राइट है. हालांकि दिखता ऐसा है कि इनकम बिजनेस की है, बट वो बिजनेस उस इनकम को पास ऑन कर देता है टू द ओनर. इसलिए इनकम भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी होती है. तो एनी प्रॉफिट बिजनेस गेट्स has to go back to the owner of the business. इसलिए all incomes generated by business belongs to the owner. तो इसलिए liabilities और income का बड़ा गहरा रिश्ता है. और expense और asset का रिश्ता, जैसे मैंने बोला, within 1 year अगर वो expense है, उसका benefit मिलने वाला है, खर्चा हुआ, दोनों के अंदर कैश आउटफ्लो है, दोनों के अंदर भविष्य में कैश आउटफ्लो होगा. एसेट और एक्सपेंस के अंदर जो कैश आउटफ्लो है उसमें बेनिफिट के ड्यूरेशन अलग अलग हैं. एक्सपेंस के केस में विद इन 1 ईयर कंज्यूम होने वाला है वो बेनिफिट, और एसेट के केस में मोर देन 1 ईयर होगा. तो फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंसेस, ये सब एसेट्स हैं. सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेंस, ये सब विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाते हैं, ये सारे एक्सपेंस हैं.
इसी तरह से लायबिलिटीज और इनकम है। आई होप यू आर क्लियर। नाउ जब भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उसके दो साइड होते हैं, वो दो साइड कोई सी भी हो सकते हैं। आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे जब भी एक ट्रांजेक्शन घटेगी तो कैसे एक तरफ एसेट हो सकती है, एक तरफ लायबिलिटी हो सकती है, एक तरफ एसेट हो सकती है, दूसरी तरफ भी एसेट हो सकती है। विल स्टडी वन बाय वन। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी ले लेते हैं, सिंपलेस्ट एक्टिविटी। जैसे हमने बात की थी, ओनर ऑफ द बिजनेस स्टार्ट्स बिजनेस ऑफ टीचिंग विद द नेम देवालय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पर अकाउंटिंग किसकी करने वाले हैं? हम देवालय की करने वाले हैं। पहली एक्टिविटी हुई जिसके अंदर क्या होने वाला है, 1 लाख रुपए देवालय को ओनर ने दिया। नाउ अब 1 लाख रुपए अगर ओनर देता है देवालय को, तो होने वाला क्या है, कभी ना कभी फ्यूचर में देवालय को वापस वो पैसा ओनर को देना होगा। तो पहला इंपैक्ट ये हुआ कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब देवालय के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख उसके पास आया। दैट मीन्स वो 1 लाख भविष्य में विद इन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर यूज करेगा, इसलिए वो एसेट होगी। और भविष्य में वो कभी भी उसको पैसा वापस करना होगा, इसलिए वो जो 1 लाख होगा जो आया है, जो वापस करा जाएगा ओनर को, उसको लायबिलिटी बोलेंगे। तो एवरी ट्रांजैक्शन वुड हैव 2 इंपैक्ट्स। ये सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले सिस्टम का नियम है, एनी ट्रांजैक्शन बिजनेस डज वुड हैव 2 इंपैक्ट्स। वन इंपैक्ट कुड बी एसेट, अनदर इंपैक्ट कुड बी लायबिलिटी। वन इंपैक्ट कुड बी एसेट, अनदर इंपैक्ट कुड बी एसेट। विल सी हाउ इट हैपेंस। ऐसे करके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस यूज होने वाले हैं। तो 2 इंपैक्ट्स हो गए, इनकी आगे फर्दर स्टडी करते हैं हम लोग। तो हुआ क्या कि पहले इंपैक्ट से एसेट जनरेट हुई, मतलब कैश जनरेट हुआ जो आगे यूज होगा, और दूसरे इंपैक्ट से लायबिलिटी जनरेट हुई जो भविष्य में पे की जाएगी। तो पहले एक्टिविटी की अगर हम समरी बनाएं तो हुआ क्या है, पहले इंपैक्ट में कैश जनरेट हुआ मतलब एसेट जनरेट हुई, और सेकंड इंपैक्ट में लायबिलिटी जनरेट हुई मतलब कैपिटल हुई। कैपिटल वर्ड क्यों यूज किया जाता है? इट्स अ रिस्पेक्ट टू द ओनर। हालांकि इसके पैसे देने में और लोन लेने में कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक ही तरह का ट्रीटमेंट है, पर ओनर को बाकी लोन प्रोवाइडर से डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंट रिफ्लेक्ट करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको कैपिटल बोला जाता है। ओके, ये दोनों जो इंपैक्ट्स हैं, इसी तरह से हम एक और स्टडी करते हैं जहां हम 2 इंपैक्ट्स देखने की कोशिश करेंगे। देवालय ने 5 लाख रुपए का लोन लिया मिस्टर राज से। हुआ क्या, फर्स्ट इंपैक्ट में एसेट जनरेट हुई मतलब कैश आया जो बिजनेस सालों तक यूज कर सकता है अपनी डिस्क्रिप्शन पे। दूसरे इंपैक्ट में क्या हुआ, लायबिलिटी जनरेट हुई, क्योंकि अब ये पैसा 5 लाख वापस करना पड़ेगा मिस्टर राज को कभी ना कभी, इसलिए इसको हम बोलेंगे लोन। तो लोन और कैपिटल डिफरेंस क्रिएट कर दिया मिस्टर राज और मिस्टर शिव के बीच में। तो मिस्टर राज से जो पैसा आया उसे हम लोन बोलेंगे, और मिस्टर शिव से आया क्योंकि वो ओनर हैं इसलिए उनको कैपिटल वर्ड यूज किया जाएगा। एक और ट्रांजैक्शन स्टडी करते हैं। हमने क्या किया, फर्नीचर खरीदा है मिस्टर बी से 80,000 का, और वो भी उधार। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात, एक तो हमारे पास फर्नीचर आ गया मतलब एसेट आ गई जो कि हम सालों साल यूज करने वाले हैं। दूसरा इंपैक्ट जो होगा इस ट्रांजैक्शन का वो ये होगा कि लायबिलिटी जनरेट हो गई, क्योंकि अभी 80,000 कभी ना कभी मिस्टर बी को देना होगा। इस लायबिलिटी को, क्योंकि लोन नहीं है, ये गुड्स खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदा है, इससे जो सामान हमने खरीदा है इसके अगेंस्ट लोन क्रिएट नहीं होता, इसके अगेंस्ट जो टर्म यूज होती है उसे बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो अब आप देख सकते हैं कि क्रेडिटर्स, लोन और कैपिटल एक ही कैटेगरी में आते हैं, तीनों की तीनों लायबिलिटीज बोला जाएगा तीनों के तीनों को। लेट्स मूव ऑन, एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं। हमने सामान खरीदा 50,000 रुपए का, किससे, एबीसी से, और कैश दिया। तो यहां क्या होने वाला है, पहला तो सामान आया हमारे पास। अब जो ये सामान आया, ये सामान अगर विद इन अ ईयर कंज्यूम हो जाएगा तो एक्सपेंस बोला जाएगा, अगर 1 साल से ज्यादा रह जाएगा हमारे पास तो एसेट बोला जाएगा। यानी कि एसेट या एक्सपेंस में से कुछ एक होगा। तो अगर एसेट होगा तो स्टॉक बोला जाएगा, और अगर कंज्यूम हो गया तो परचेज बोला जाएगा। सेकेंड इंपैक्ट क्या क्रिएट हुआ, यहां पर पैसा गया है, इसका मतलब एसेट जो है कम हो गई है। एसेट कम हो गई है इसका मतलब कैश को यूज किया गया, कैश हैज फॉलन डाउन, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा हमारे बिजनेस में। लेट्स मूव ऑन अनदर ट्रांजैक्शन, कैश पेड फॉर डूइंग एडवर्टाइजमेंट फॉर बिजनेस। यहां क्या हुआ है, एडवर्टाइजमेंट्स किए, मतलब खर्चा हुआ है, विद इन ए ईयर इसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, और 25,000 रुपए का हुआ है। तो पहले इंपैक्ट में क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया,
मतलब बिजनेस ने एक्सपेंस जनरेट कर दिया, इसको हम बोलेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से कनेक्टेड है। अगर ये सैलरी होती तो सैलरी बोलते, रेंट होता तो रेंट बोलते। एक और इंपैक्ट क्रिएट क्या हुआ कि कैश चला गया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब कैश जाता है इसका मतलब एसेट रिड्यूस हो गई है। तो यहां पर जो सेकंड इंपैक्ट होगा वो कैश का होगा। ओके, एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि हमने माल बेच दिया, सारा का सारा सामान हमने बेच दिया, कितने में? 1,25,000 में। तो हुआ क्या? टू इंपैक्ट्स। पहली बात, फर्स्ट इंपैक्ट में कैश आ गया हमारे पास। जब कैश आता है तो हम क्या बोलते हैं? एसेट इज जनरेटेड। सेकंड इंपैक्ट, माल चला गया, माल चला गया, सेल हो गई, सेल हो गई मतलब इनकम जनरेट हो गई। तो जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो हम उसको सेल बोलते हैं, एंड सेल इज कॉल्ड इनकम। लेट्स मूव ऑन। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने डिस्कस किया था, हर ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं, एक इंपैक्ट को डेबिट बोलते हैं, एक इंपैक्ट को क्रेडिट बोलते हैं। हमने पिछली 6 ट्रांजैक्शंस में इंपैक्ट्स देखे, फर्स्ट इंपैक्ट, सेकंड इंपैक्ट, एक इंपैक्ट डेबिट होगा, एक इंपैक्ट क्रेडिट होगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसी को ही रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बोला जाता है। दोनों इंपैक्ट जो होते हैं, एक को डेबिट बोलेंगे, एक को क्रेडिट बोलेंगे। इन सारे के सारे 6 ट्रांजैक्शन को अब हम इन इंपैक्ट के साथ स्टडी करेंगे। ये बड़े नियम हैं, इनको स्टडी कर लेते हैं वन बाय वन। एसेट से रिलेटेड नियम को स्टडी कर लेते हैं। एसेट जब भी जनरेट होती है, जब भी जनरेट होती है तो उसे डेबिट बोला जाता है। लायबिलिटी जब भी जनरेट होती है उसे क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट इंपैक्ट है। जब भी इनकम जनरेट होगी तो उसे क्रेडिट किया जाएगा, और एक्सपेंस जब भी जनरेट होगा तो उसको डेबिट किया जाएगा। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, एसेट का और एक्सपेंस का एक ही कनेक्शन है, आपस में एक ही तरह का ट्रीटमेंट है। जब भी एसेट और एक्सपेंस जनरेट होंगे, मतलब वो एग्जिस्टेंस में आएंगे, तब उनको डेबिट किया जाएगा, और लायबिलिटीज और इनकम जब भी बिजनेस के अंदर जनरेट होंगे, एग्जिस्टेंस में आएंगे, तब उनको क्रेडिट किया जाएगा। वाइसा वर्सा, अगर एसेट डी जनरेट होती है तो क्रेडिट होगी, अगर एक्सपेंस डी जनरेट होता है तो क्रेडिट होगा। इसी तरह से लायबिलिटीज अगर डी जनरेट होगी तो डेबिट होगी, और इसी तरह से अगर इनकम डी जनरेट होगी, मतलब सेल की क्रेडिट कर दिया, पर अगर सेल रिटर्न हो गया, मतलब वापस माल आ गया, इसका मतलब इनकम डी जनरेट हो गई तो इसको डेबिट किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो एक साइड समझ लेंगे, दूसरी साइड अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एसेट और एक्सपेंस, क्योंकि दोनों एक ही नेचर के हैं, थोड़ा सा अंतर है। विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाता है तो एक्सपेंस, और मोर देन 1 ईयर रहता है तो एसेट। तो एसेट और एक्सपेंस जब भी जनरेट होगा तो डेबिट, लायबिलिटीज और इनकम एक ही तरह की होती हैं, दोनों ही देनी होती हैं बिजनेस को, तो जब भी वो जनरेट होती हैं तो क्रेडिट, और उल्टा होने पे ये रूल उल्टा हो जाता है। लेट्स डू ऑल ट्रांजैक्शंस वन बाय वन। पहली ट्रांजैक्शन हमने की थी, अगर आपको याद हो, कैश रिसीव किया था ओनर से, तो कैश को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि कैश एसेट है, एसेट जनरेट होती है तो डेबिट करते हैं, और कैपिटल जनरेट होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हुआ और कैपिटल क्रेडिट हुई। इफ यू रिमेंबर, जो ओनर थे बिजनेस के, शिव कुमार सिंघल, उन्होंने बिजनेस को पैसे दिए थे और वो पैसा बिजनेस के पास आया था। और अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं हम? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिजनेस का क्या नाम है? देवालय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो देवालय के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आया और एसेट आई, मतलब डेबिट, और लायबिलिटी क्रिएट हुई, मतलब कैपिटल क्रिएट हुई, मतलब क्रेडिट। दूसरे केस में अगर आपको याद हो तो लोन लिया गया था मिस्टर राज से, तो लोन लिया गया तो क्या हुआ? कैश आया तो डेबिट करेंगे क्योंकि कैश एसेट होती है, और लोन क्योंकि लायबिलिटी होती है वो क्रिएट हुआ तो क्रेडिट करेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन अगर आपको याद हो तो फर्नीचर खरीदा गया था उधार, और जब हम फर्नीचर खरीदते हैं मतलब एसेट जनरेट होती है, फर्नीचर बिजनेस के अंदर आया तो डेबिट करेंगे। और जो सेकंड ट्रांजैक्शन है, मतलब फर्नीचर उधार खरीदा गया था मिस्टर बी से, तो उधार को हमने बोला था वहां क्रेडिटर, उसको क्रेडिट करेंगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन में हमने सामान खरीदा था, गुड्स, और जो सामान खरीदा था, गुड्स आए थे, परचेज हुए थे, स्टॉक आया था, तो उसको डेबिट करेंगे। और क्योंकि वो
सामान कैश में खरीदा गया था और कैश चला गया था, यहां क्या हुआ था, एसेट डी जनरेट कर गई थी, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस, एक्सपेंस पे किया था हमने कैश में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो वो कैश गया था मतलब एसेट गई थी, क्रेडिट करेंगे। और एक्सपेंस आया था, जनरेट हुआ था, एक्सपेंस को जब जनरेट होता है तो डेबिट करते हैं। तो ये रिलेशन किसके किसके बीच में बना, एक्सपेंस और कैश के बीच में, तो एक्सपेंस को डेबिट, कैश को क्रेडिट। एक और ट्रांजेक्शन हुई थी जहां पर हमने सेल किया था, सेल करने का मतलब एक तरफ कैश आया था, कैश को डेबिट करेंगे, और दूसरी तरफ इनकम हुई थी, और जब इनकम जनरेट होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सो इस तरह से हमने सारी 6 ट्रांजेक्शंस को डेबिट क्रेडिट के नियम के हिसाब से स्टडी कर लिया। आगे देखते हैं इनको कैसे पोर्ट्रे करेंगे। जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, अब ये जो जितनी भी ट्रांजेक्शंस हम करते हैं इनको टी शेप के एक अकाउंट्स में बनाते हैं, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। तो अब देखते हैं कैश अकाउंट कैसा दिखता है। जैसे हमने बात की कैश, तो कैश आ भी रहा है, कैश जा भी रहा है, जो आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। और इसका नियम क्या है, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। पहली केस में कैश आया, दूसरे केस में कैश आया, तीसरे केस में कैश गया, तो हम 1 बाय 1 उन ट्रांजेक्शन के इंपैक्ट को कैश पे स्टडी करेंगे। जैसे हमने कैश का अकाउंट बनाया ऐसे बाकी सारे अकाउंट्स भी हम बनाने वाले हैं। ओके, तो अब ट्रांजेक्शन को फिर से स्टडी करते हैं विद फुल अंडरस्टैंडिंग। तो आप देखिए ट्रांजेक्शन क्या है, 1 लाख रुपए रिसीव किया किसने, देवालय ने, फ्रॉम द ओनर। यहां पर क्या हुआ है, कैश आया है बिजनेस के पास, डेबिट कर दिया, कैपिटल क्योंकि भविष्य में लायबिलिटी जनरेट हो गई है तो क्रेडिट कर दी। अकाउंट के फॉर्म में 2 अकाउंट्स हमारे सामने आएंगे, एक कैश आएगा जिसके अंदर हमने कैश को डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए से, दूसरी तरफ हमें अकाउंट खोलना पड़ेगा किस चीज का, कैपिटल का, और कैपिटल को क्योंकि क्रेडिट किया गया है इसलिए कैपिटल के क्रेडिट में हम 1 लाख रुपए डाल देंगे। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो डेबिट क्रेडिट का नियम कैसे चल रहा है, एवरी ट्रांजेक्शन वुड हैव 2 इंपैक्ट्स, वन इंपैक्ट इन वन अकाउंट, अनदर इंपैक्ट इन अनदर अकाउंट। और वो जो इंपैक्ट है वो उन रूल्स के साथ करेंगे, एसेट का रूल और एक्सपेंस का रूल एक है, जब जनरेट होते हैं डेबिट, जब डी जनरेट होते हैं तो क्रेडिट। इसी तरह से लायबिलिटीज और इनकम का एक ही रूल है, जब जनरेट होते हैं तो क्रेडिट और जब डी जनरेट होते हैं तो डेबिट। पहली ट्रांजेक्शन 1 लाख आया, हमने कैश का अकाउंट बनाया, इस साइड को हमने बोला डेबिट, इस साइड को बोला क्रेडिट। सारे अकाउंट्स में यही रूल चलता है, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो 1 लाख रुपए आया तो 1 लाख रुपए हमने कैश में डेबिट कर दिया और कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। होप इट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं फिर से। 5 लाख रुपए मिस्टर राज से आया, पैसा आया है, एसेट आई है, जनरेट हुई है तो डेबिट, दूसरी तरफ लायबिलिटी क्रिएट हो गई, जनरेट हो गई तो उसको क्रेडिट। स्टडी करते हैं, 2 अकाउंट्स बनाते हैं। 5 लाख रुपए आया, डेबिट कर दिया, मिस्टर राज से 5 लाख रुपए मिला है, उनका अकाउंट बनाया, उनको क्रेडिट कर दिया। तो कैश इज डेबिटेड विद 5 lakhs, राज इज क्रेडिटेड विद 5 lakhs। होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड ट्रांजेक्शन। हमने 80,000 रुपए का सामान खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ, ये सामान जो है, सॉरी फर्नीचर खरीदा, सामान नहीं था, सामान मतलब स्पेसिफिक फर्नीचर। तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, एसेट जनरेट हुई, और मिस्टर बी को क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर के अकाउंट को बनाया, 80,000 डेबिट कर दिया, और मिस्टर बी क्योंकि लायबिलिटी हैं वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनको क्रेडिट कर दिया। फोर्थ ट्रांजेक्शन, हमने 50K का सामान जो है कैश में खरीदा, तो कैश को क्रेडिट किया, परचेज को डेबिट किया। लेट्स सी, परचेज अकाउंट बनाते हैं, डेबिट कर देते हैं, और कैश अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो कैश अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो रहा है, पहले डेबिट हुआ था क्योंकि जब कैश आया था। फोर्थ ट्रांजेक्शन करते हैं। हमारे पास 25,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट हुआ, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस को डेबिट किया, कैश चला गया इसलिए इसको क्रेडिट किया। एक्सपेंस के डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। होप इट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। आगे सारा सामान बेच दिया 1,25,000 रुपए में, तो हुआ क्या, कैश आ गया, डेबिट कर दिया, सेल हो गई, इनकम हो गई, इनकम को क्रेडिट किया जाता है। एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सेल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे 1,25,000 से। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर entries, we call them journal entries. Every transaction with 2 impacts,
रिफ्लेक्टिंग इन डिफरेंट अकाउंट्स। तो जो इंपैक्ट्स होते हैं उन्हीं के अकाउंट्स में हम डेबिट और क्रेडिट में क्रिएट करते हैं इंपैक्ट। लेट्स मूव ऑन। सारी ट्रांजैक्शंस अगेन आपके सामने। अभी तक आपको याद हो गई होगी, पहले में हमने पैसा लिया, दूसरी के अंदर फिर पैसा लिया, तीसरी के अंदर सामान खरीदा, चौथी के अंदर हमने कैश चला गया, नेक्स्ट एक्सपेंस दिया और बाद में हमने सेल भी कर दी। लेट्स मूव ऑन। अब हम सारे अकाउंट्स को एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। अब तक आपको सब याद हो गया होगा। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। कैश अकाउंट में 3 डेबिट्स हुए। पहली बार आया हमारे पास पैसा, कहां से आया? ओनर से। दूसरा पैसा कहां से आया? हमारे पास आया दूसरा पैसा लोन से। तीसरा पैसा आया सेल से। 2 बार पैसा गया, एक बार हमारा पैसा गया, दोबारा पैसा गया, कैपिटल क्रेडिट हुई, राज का अकाउंट क्रेडिट हो गया, 5 लाख दिया, परचेज एक बार हुई, फर्नीचर एक बार आया, मिस्टर बी को 80,000 रुपए देने हैं, 25,000 रुपए का एक्सपेंस हो गया और सेल 1,25,000 होगी। दिस रिफ्लेक्ट्स द कंप्लीट पिक्चर ऑफ ऑल अकाउंट्स। ये क्रिटिकल स्टेज है। अब हम क्या कर रहे हैं? स्टेज 1 में हमने जनरल एंट्रीज बनाई, इंपैक्ट स्टडी किए, उसके बाद हमने उन अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट किया ईच ट्रांजैक्शन, और यहां पर फुल व्यू आपके सामने ऑल 6 ट्रांजैक्शंस का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी 6 ट्रांजैक्शंस कैसे अकाउंट्स में समराइज हो रही हैं। अब हम कहानी रुकनी नहीं है यहां पर, क्योंकि अभी सबके पर्पस अचीव नहीं होने वाले स्टेक होल्डर्स के, केवल हमने ट्रांजैक्शंस को रिफ्लेक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेज में इन अकाउंट्स की समरी बनाएंगे और नेट बैलेंसेस, जो फाइनल बैलेंसेस होंगे, उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। तो अगर हम देखें, कैश के अंदर 7,25,000 है, इधर 75,000 है। इसका मतलब हमारे पास कैश का जो बैलेंस है, नेट बैलेंस 6,50,000 है। इसी तरह से बाकी अकाउंट्स की सिचुएशन होने वाली है। तो हम स्टडी करने वाले हैं इन सारे बैलेंसेस को एक एक करके, हम डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से समरी शीट में ले आएंगे। अगर आप देखेंगे, कैश का बैलेंस 6,50,000 था, फर्नीचर 80,000 था, एक्सपेंस 25,000 थे, परचेज 50,000 थी, कैपिटल 1 लाख थी, लोन 1 लाख था, क्रेडिट 80,000 थे, सेल 1,25,000 थी। ये हमारी थे सारे डेबिट बैलेंसेस, ये हमारे थे सारे क्रेडिट बैलेंसेस। आई कैन टेक यू बैक अगेन। अगर आप देखेंगे, यहां पर कैश में कई सारी ट्रांजैक्शन थी, नेट बैलेंस 6,50,000 है, बाकी सब में सिंगल ट्रांजैक्शन हैं। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, राज का क्रेडिट बैलेंस है, परचेज का डेबिट है, फर्नीचर का डेबिट है, मिस्टर बी का डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है, एक्सपेंस का डेबिट है और सेल्स का क्रेडिट है। तो हमने क्या किया? सारे बैलेंसेस को नेक्स्ट शीट पर हमने समरी में रिफ्लेक्ट कर दिया। ये समरी जो हमने बनाई है, इसको हम अकाउंटिंग की भाषा में ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो क्या करता है? केवल और केवल अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होते हैं उनको समरी फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर देता है। समरी हमने बना दी, एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट। अब ये जो समरी हमने बनाई है, ये सारी समरी के भी फर्दर 2 समरीज होंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट निकालना, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है लेना देना, एसेट लायबिलिटी निकालना। तो यहां पर प्रॉफिट, एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी, सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के साथ। अब हम फर्दर इन ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। जो एक्सपेंस और इनकम वाली ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे, जिसको P&L अकाउंट बोलते हैं, और एसेट और लायबिलिटी वाली ट्रांजैक्शंस को दूसरे अकाउंट में ले जाएंगे। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हमने क्या ले जाना है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, सेल इनकम है, सेल का क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, तो अगर हम ऐसे देखेंगे, परचेजेस जो यूज हुआ सामान वो 50,000 का था, वो भी एक्सपेंस है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ध्यान से, तो जो 3 बैलेंसेस के अलावा बाकी सारे बैलेंसेस या तो एसेट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो कैश है हमारा 6,50,000, जो हमारा फर्नीचर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा एसेट 80,000 का डेबिट बैलेंस, जो हमारा कैपिटल है वो रिफ्लेक्ट कर रही है 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस, जो हमारा लोन है वो 5 लाख का रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स हैं जो हमारे 80,000 के रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ विल सी।
तो ये हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हमने डेबिट क्रेडिट के हिसाब से लिख दी। जो पहला है उसको हमने बोला P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब क्रेडिट में सारी इनकम और डेबिट में सारे एक्सपेंसेस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 1,25,000 रुपए की इनकम है और 75,000 का एक्सपेंस है, यानी कि हमारे पास जो नेट बैलेंस है जिसको हम बोलेंगे 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 50,000 इज आवर प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? लायबिलिटी को। तो हम यहां पर क्या करेंगे? लायबिलिटी के अंदर ही फिर प्रॉफिट ले जाएंगे 50,000 का। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है एसेट और लायबिलिटी का बैलेंस टैली कर गया, ये होना ही चाहिए। पर आपने एक चीज और ध्यान से देखनी है, यहां पर मैंने अकाउंट समरी बोला है। किसकी समरी है? एसेट और लायबिलिटी के बैलेंस की, जहां पर कैश और फर्नीचर को डेबिट है और ये सारे के सारी लायबिलिटीज क्रेडिट हैं। एक बस छोटा सा चेंज यहां करने की जरूरत है। हम जब एसेट और लायबिलिटी का जो समरी है ये तो हम डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से इस तरह से बना दिया, पर इसकी जो फाइनल स्टेटमेंट है उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, जिसमें टेक्निकली लायबिलिटीज लेफ्ट साइड आती हैं और एसेट्स राइट साइड आती हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो P&L अकाउंट तक हमारा डेबिट क्रेडिट का नियम बिल्कुल वैसे ही चलता है, लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट। एसेट लायबिलिटी का जब हम फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं, उसमें सारी की सारी लायबिलिटीज जो हैं वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती हैं और सारी की सारी जो एसेट्स हैं जो डेबिट में वो सारी राइट में शिफ्ट हो जाती हैं। लेट्स लुक एट इट। दिस फाइनल समरी इज कॉल्ड बैलेंस शीट, जहां पर कुछ हमने चेंज नहीं किया, बस केवल साइड चेंज कर दिया। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसको डेबिट बोलेंगे, इसको क्रेडिट बोलेंगे, और ध्यान देखना ये समरी स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं होता, तो इसलिए बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। तो यहां पर डेबिट राइट साइड होता है, क्रेडिट लेफ्ट साइड होता है। इसके अलावा टिल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक नियम हमारा सेम है, लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट। बैलेंस शीट में उल्टा, राइट में डेबिट, लेफ्ट में क्रेडिट। और अगर आप देखेंगे हमने सारी की सारी 6 ट्रांजैक्शंस की समरी बना दी। कैश हमारे पास 6,50,000 है, फर्नीचर 80,000 रुपए का है, कैपिटल 1 लाख रुपए की है, लोन 5 लाख रुपए के हैं, क्रेडिटर्स इतना है, और ये जो प्रॉफिट है 50,000 का, दिस बिलोंग्स टू द कैपिटल। दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल एंट्री से लेके बैलेंस शीट तक की यात्रा हमने इसमें की, और एक स्मॉल केस से, एक छोटे से फ्यू एग्जांपल्स ट्रांजैक्शन के साथ हमने पूरी बैलेंस शीट तक की। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चंस हो आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर जुड़ सकते हैं, हमारे devalia-trainings.com पे जा सकते हैं। एक और हमारा YouTube चैनल है देवालिया ट्रेनिंग्स के नाम से, तो YouTube पर देवालिया ट्रेनिंग्स के नाम से चैनल पे जा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी विजडम आपके साथ उस पर शेयर हैं। आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। आई होप यू वुड लव इट, यू वुड लाइक इट। थैंक यू सो मच।